चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर तोड़ने वाली अमीर घमंडी बहू से अच्छी घर जोड़ने वाली गरीब संस्कारी बहू। वर्मा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। बीच में एकदम चमचमाता नया साफ सुथरा सोफा सेट और सेंटर टेबल होते हैं। शालू घर में यहाँ वहाँ घूम रही होती है और घर को निहार रही थी। सच कहूँ तो इस घर की शान तो तभी बढ़ी है जब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। यहाँ का हर सामान, बेडशीट, पर्दे, यहाँ तक कि पर्दों के हुक सब मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ये घर अब मेरा ही है बस। हाँ हाँ भाभी, आपके आने से पहले तो हम लोग सड़क पर कटोरा लेकर भीख ही मांगते थे ना। नेहा हंस देती है। शालू गुस्से से नेहा की तरफ देखती है। तुम ज्यादा मत बोलो नेहा, ये जितनी भी चीजें हैं ना सब मेरी हैं और अब ये घर भी मेरा है। अगर मैं ना होती ना पता नहीं तुम लोगों का और इस घर का क्या ही हाल होता। माँ देखना भाभी कैसे कह रही है, जैसे हम तो पहले किराए पर ही रहते थे, हमें तो पता ही नहीं है घर होता क्या है। मनमोहन जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन शारदा देवी धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती है। नेहा उठकर धीरे से अपनी माँ के कान में कुछ कहती है। शारदा देवी एक लंबी सांस लेती है। चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है। अरे छोड़ बेटा, घमंडी लोग ऐसे ही होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उन्हें लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते भी। अनूप चुपचाप सब देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगर यही चलता रहा तो घर घर नहीं रहेगा। अगली सुबह अनुज ऑफिस के कपड़े पहन रहा था। अलमारियां खुली थी। बिस्तर पर बैठी शालू फोन में बिजी होती है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। शारदा देवी धीरे से कमरे में आती है। बेटा अनुज, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, दवाई लानी थी और घर का थोड़ा राशन भी खत्म हो गया है। हाँ मम्मी, अभी लाता हूँ। शालू एकदम से फोन रखती है और गुस्से में खड़ी हो जाती है। बस पैसे ही चाहिए होते हैं ना तुम सबको हमसे। सही है भाई तुम्हारा तो। अच्छा कमाई तो हम दोनों करें और पैसे दे तुम्हारे घर वालों को। घर का खर्चा भी हम चलाए और हर बात पर पैसे ही चाहिए होते हैं इनको बस। शालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? पैसे मैं कमाता हूँ अकेले और तुम नहीं, तो दोनों कहाँ से आ गए? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी सैलरी पर मेरा पूरा हक है। तुम पत्नी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ से बदतमीजी से पेश आओगी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? पर तुम इन्हें पैसे मत दो। यह मेरी माँ है। इन्होंने बचपन से लेकर मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है, मुझे पाला है, पोसा है। आज मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत से हूँ। शारदा देवी बीच में पड़ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चल बेटा कोई बात नहीं, मेरी वजह से लड़ाई मत करो तुम दोनों। मैं दवाई खुद ले लूंगी या फिर नेहा को बोल दूंगी, नेहा से पैसे ले लूंगी। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ पैसे। अनुज अलमारी से पैसे निकालता है और माँ की तरफ हाथ बढ़ा देता है। शारदा देवी पैसे लेने के लिए धीरे से अपना हाथ आगे करती है तो तुरंत शालू हाथ से पैसे छीन लेती है। बड़े आए हमेशा पैसे पैसे। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे में एक अजीब सी शांति हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है, तू लड़ाई मत करना वरना घर में बेवजह कलेश होगा। मम्मी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका तो बहुत हो रहा है। मैं तो थक चुका हूँ, बस कैसे न कैसे इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगली सुबह शालू आराम से सोफे पर पैर रखकर मोबाइल देख रही होती है। कभी हंसती, कभी खिलखिलाती, कभी टाइपिंग करती रहती। दूसरी तरफ शारदा देवी रसोई में सब्जी काट रही थी। नेहा घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। फिर शारदा देवी रोटियां सेक रही थी तो नेहा वहीं दाल में तड़का लगा रही होती है। शालू आईने के सामने मेकअप ठीक कर रही थी। भाभी आओ खाना खा लो तुम भी, अभी मेरा मूड नहीं है, तुम ही खाओ बस। रात को अनुज ऑफिस से थका हारा घर आता है।
सब चुपचाप खाना खाते हैं। शालू ऐसे ही बैठी होती है जैसे दिन भर कितना काम करके आई हो। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुज बिस्तर पर बैठा था और शालू भी उसके पास बैठ जाती है। तुम्हें पता है ना, पूरे दिन कितना काम हो जाता है घर का। मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। मैं तो पल भर के लिए भी नहीं बैठती। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तो पूरा दिन बस खाती रहती है और बातें बनाती रहती है। पूरे घर का काम बस मेरे ही ऊपर है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितना काम करती हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जब देखो अपने घर वालों की ही तरफ लेते रहते हो। अनुज बिना कुछ कहे दूसरी तरफ करवट लेता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। शालू, मुझे बहुत थकान हो रही है। तुम्हें तो सिर्फ काम का ढोंग करना पड़ता है, लेकिन मुझे तो रियलिटी में काम करना पड़ता है। शालू गुस्से में छत की तरफ देखती है। सब मेरे ही ऊपर छोड़ दिया है, मेरी कोई कदर नहीं करता। इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगले दिन घर में एक अजीब सी मायूसी होती है। किचन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। शारदा, आज तुम ही खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, शायद मेरा बीपी भी बढ़ रहा है। शारदा देवी किचन की तरफ देखती है, फिर शालू की तरफ देखती है। उसका दरवाजा बंद था। सच कह रही हो जी, घर हमारा है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना। उसे तो घर का कोई एहसास ही नहीं है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। उसे तो बस अपनी अमीरी ही झाड़ने का शौक है। शारदा देवी आटा गूंथती है, हाथ कांप रहे होते हैं। नेहा जल्दी से किचन में आती है। माँ लाओ, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं बेटा, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है, मैं फटाफट सारा खाना बना लूंगी। नेहा और शारदा देवी मिलकर खाना बना रहे होते हैं। खाना बनने के बाद सब लोग डाइनिंग हॉल में जाकर खाना खाने लगते हैं। आज तो मैं खाना खाने के लिए तरस ही गया था। अजय, घर हमारा है तो जिम्मेवारी भी मेरी है। उसे तो अपनी जिम्मेवारियों का कोई एहसास ही नहीं है। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह अनूप लैपटॉप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पे काफी परेशानी थी। तभी शालू हाथ में काफी शॉपिंग्स के बैग लेकर घर आती है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कोई 1 लाख। इतने पैसे क्यों? कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, थोड़ा मेकअप के लिए और पार्टी भी। शालू, इस महीने बहुत खर्चे हो चुके हैं। तो क्या हुआ, तुम कमाते किस लिए हो? तुम्हारे पैसों पर सिर्फ मेरा ही तो हक है। शालू, कभी 1-2 लाख रुपए शॉपिंग के लिए नहीं मांग सकती तुम। मेरे मायके में तो इतना एक ही दिन में खर्च हो जाता था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम साफ बोल दो। अनुज चुपचाप फोन उठाकर बैंक की ऐप खोलता है। जल्दी करो वरना दुकान बंद होने वाली है। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। शालू का चेहरा खिल जाता है। वो बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल जाती है। शारदा देवी रसोई से झांक रही होती है। मनमोहन जी भी अखबार पढ़ रहे होते हैं। वो सब सुन रहे होते हैं। इसका तो रोज का ही हो गया है। बेटा तो जैसे इसने पैसे बनाने वाली मशीन समझ ली है। हाँ माँ, इसने तो भैया को एटीएम ही बना दिया है। भैया मानो इंसान ही नहीं है। घर का खर्च, दवाई, राशन सब भूल गया। जिस घर में पैसा इज्जत से बड़ा हो जाए वो घर ज्यादा दिन जुड़ा नहीं रहता बेटी। अनुज अकेला बैठा था। उसकी आंखों में थकान और पछतावा होता है। अगले दिन सब सोफे पर बैठे थे। कमरे में गंभीर माहौल था। अब मेरे छोटे बेटे की शादी की उम्र हो गई है। सच कहूँ तो मैं अपनी बड़ी बहू से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरी शादी जबरदस्ती कहीं और फिक्स कर दें। नहीं मम्मी, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे पसंद होगी। शारदा की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। शारदा, जब हम गांव में रहते थे ना, तो पड़ोस वाले घर में मेरा दोस्त शामू रहता था। याद है तुम्हें कुछ? हाँ हाँ जी, मुझे याद है। वैसे भी मुझे तो अलका बचपन से ही बहुत पसंद है। मम्मी, अगर अलका मेरी भाभी बनकर आई तो घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। अगली सुबह पूरा परिवार तैयार होकर सब लोग गांव की ओर निकल जाते हैं। कच्चा पक्का सा घर, घर के आंगन में तुलसी का छोटा सा पौधा। शामू जी घर के बाहर पौधों में पानी दे रहे होते हैं। जैसे ही वो सबको देखते हैं,
शामू चौंक जाता है। अरे भाई, तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, तेरी याद आ रही थी मुझे, और वो तो हमेशा ही आती है, पर आज कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। सब लोग अंदर बैठ जाते हैं। भाई, आज तेरी याद इसलिए आई क्योंकि सोच रहा था तेरी बेटी भी अब जवान हो गई है और मेरा बेटा भी, तो क्यों ना दोनों की शादी तय कर दे। अरे भाई, तेरी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। मैं तो बहुत गरीब हूँ और तू इतना अमीर। मैं अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज नहीं दे पाऊंगा। अरे भाई, मैं कहाँ अमीर हूँ? अमीर तो वो होते हैं जिसके घर में सुख शांति होती है। और वैसे भी हम दोनों साथ पले बड़े हैं, तू भाई जैसा है मेरा। मैं तुझसे कोई दहेज नहीं मांग रहा हूँ, बस तेरी बेटी मांग रहा हूँ। मैं भी इसी गांव की गलियों में खेला हूँ और मैं अमीर कहाँ, हम दोनों आज भी यार हैं। कुछ दिनों बाद शादी तय हो जाती है। शादी करके अलका सिंपल सा लहंगा पहने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। शारदा देवी उसकी आरती उतार कर गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस घर में कदम रखो। तुमसे मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं। मेरे घर को स्वर्ग बना देना बहू। भगवान करे ये भाभी हमारी घर की टूटी हुई डोर फिर से जोड़ दे। अगले दिन सुबह सब लोग सो रहे होते हैं। अलका चुपचाप उठकर नहाकर रसोई में आती है। माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर सुकून। वो चूल्हा जलाती है, सब्जी काटती है और सब्जी बनाती है। यह घर अब मेरा भी है। मुझे इस घर की जिम्मेदारियां दिल से निभानी होंगी, पूरी निष्ठा से निभानी होगी। थोड़ी देर में पूरे घर में गर्म गर्म रोटी सब्जी की खुशबू फैल जाती है। शारदा देवी कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गई? माँ, आज पहली रसोई है ना मेरी, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा बना दूं। चलो, इस बहू को तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। तभी सब नहाकर डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। अलका सबको खाना परोसती है। बहू, तेरे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। बापूजी, आपका प्यार है बस। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। भाभी, आपके आते ही मानो घर में एक अलग सी रौनक सी आ गई है। अब रौनक आई है तो दीदी रहेगी भी ना। आप सब एंजॉय करो। पूरा घर हंसी से गूंज उठता है। अगले दिन शारदा देवी अलका को एक के बाद एक काम समझाती है। अलका बहू, ये कपड़े धो देना, फिर आंगन भी साफ कर देना, और हाँ, दूध भी ले आना। अलका सब काम ध्यान से सुनती है। ठीक है मम्मी जी, एक भी काम नहीं छूटेगा। अगले दिन अनूप ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। अलका उसके पास आती है। सुनिए, घर का राशन खत्म हो गया है, मुझे थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं ले आऊं। अरे हाँ, लो, जितने चाहिए। अलका पैसे लेकर बाजार जाती है, खुद सामान उठाकर घर लेकर आती है। ये घर अब मेरा भी है, मुझे सबकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा और ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगले दिन घर में सब लोग बैठे होते हैं। घर में हंसी गूंज रही होती है। बहू, चाय तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाई है। भाभी, आपके साथ बैठकर टाइम का तो पता ही नहीं चलता। शालू वहीं पर बैठी होती है और सबकी बातें सुन रही होती है। ना कोई उससे बात करता, ना कोई उसे भाव देता। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और अंदर काफी गुस्सा था। हाँ, मैं तो आप लोगों के सिर पर तांडव करती थी ना, जो इसके आते ही घर में शांति आ गई है। हाँ शालू, अलका तुमसे कहीं गुना अच्छी है। वो घर को सचमुच घर समझती है, ना कि चिड़िया घर। माँ जी, पिछले 4 साल से इस घर का काम मैंने ही संभाला है और इस नई बहू के आते ही आपने इसे सिर पर चढ़ा लिया। देखना, किसी न किसी दिन सिर से नीचे गिरा देगी आपको। शारदा देवी कुछ कहने ही वाली होती है कि शालू वहां से मुंह बनाकर निकल जाती है। अगले दिन घर में हंसी गूंज रही होती है। सब लोग अलका से ही बातें कर रहे होते हैं। अनूप भी मुस्कुराकर अलका की तरफ देखता है। शालू एक कोने में बैठी होती है। कोई उससे आवाज नहीं दे रहा होता, ना ही कोई राय पूछता है। उसके चेहरे पर बेइज्जती और जलन साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके आते ही सब मुझे भूल गए। अगर घर में छोटी बहू आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी बहू की वैल्यू खत्म कर दी जाए। इस अलका को एक न एक दिन मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन अलका चुपचाप चाय बना रही होती है। शारदा देवी उसे कुछ समझा रही होती है।
मनमोहन जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। अनुज ऑफिस से थका हारा अंदर आता है। तभी अचानक शालू झटके से खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा लाल था। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। मैं अलका और उसके पति को एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ इस घर से तुम दोनों। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, कभी तो चैन की सांस लेने दिया करो। जब देखो घर में कुछ न कुछ कलेश ही करती रहती हो। घर में शांति बनाने की कोशिश भी कर लिया करो। हाँ हाँ, मेरा काम तो घर तोड़ना ही है ना। अब तुमने ये बात छेड़ दी है तो सुनो, या तो आज से इस घर में अलका या उसका पति रहेगा या मैं। और मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, इस अलका का नहीं। इसे भगाओ यहाँ से। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? क्यों बेवजह घर तोड़ रही है? अलका तो इतनी अच्छी है, उसने क्या कह दिया तुझे? बेटा इतना बड़ा बवाल मत करो, थोड़ी शांति बनाए रखो। ये कैसी बात कर रही हो तुम शालू? अनुज भाई है मेरा और वो उसकी पत्नी। वो यहाँ से क्यों जाए? जाना है तो तुम ही जाओ, तुम्हारे ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अच्छा, अगर ये दोनों इस घर से नहीं गए ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और तुम्हारी पूरे समाज में रुसवाई कर दूंगी, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की। अब घर में एक बड़ा बवाल मच जाता है। अनूप आगे आता है और साथ में ही अलका को लेकर आता है। कोई बात नहीं भैया, अगर भाभी को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं तो हम चले जाएंगे। हम किसी का घर तोड़ने नहीं आए थे, पर अब शायद यही सही है। वो दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। नहीं बेटा, मत जाओ। लेकिन उनके कदम नहीं रुकते। जैसे ही अनूप और अलका घर की दहलीज से बाहर निकलते हैं, मनमोहन जी अचानक से सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। घर में काफी अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग उन्हें एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मनमोहन जी स्ट्रेचर पर लेटे हुए होते हैं। शारदा देवी की आंखों में डर और आंसू होते हैं। अनुज बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा होता है। डॉक्टर जांच कर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इनका इलाज घर पर नहीं हो सकता? यहाँ हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो रहा है। हाँ, ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिए समय पर दवा और शांत माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इनका भी। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अनूप और अलका सड़क किनारे खड़े हुए होते हैं। कोई बात नहीं अनूप जी, घर छोटा है तो क्या, मन बड़ा होना चाहिए। बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना हो। उन्हें एक पुराना सा छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है। वो घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर मनमोहन जी को घर पर लाया जाता है, लेकिन घर में शांति नहीं, सिर्फ शोर, लड़ाई, कलेश ही होता है। शालू कभी ताना देती, कभी चिड़चिड़ाती और कभी समय पर खाना नहीं देती। दवाई देने पर भी लापरवाही करती थी। बहू, कम से कम बीमार इंसान का तो ध्यान रख ले। घर में तेरे बाबूजी बीमार हैं। सबने नौकर समझ रखा है क्या मुझे? मुझे कोई फुर्सत नहीं है उस इंसान का ध्यान रखने की। दिन बीत जाते हैं। मनमोहन जी की हालत और बिगड़ जाती है। रात को मनमोहन जी बेड पर बैठे होते हैं। आसपास मशीनें लगी होती हैं। शारदा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ मेरा दम घुटता है। तू मेरी अलका को ढूंढ ले, मेरे अनूप को ढूंढ ले। मैं तभी ठीक हो पाऊंगा जब वो दोनों मेरे पास होंगे। शारदा फूट फूट कर रो पड़ती है। अगले दिन शारदा अनूप के दोस्तों को फोन करती है। आंटी जी, अनूप एक छोटे से घर में रहता है। मैं आपको उसका पता भेज देता हूँ। शारदा अलका और अनूप के छोटे से घर के बाहर खड़ी होती है। दरवाजा खुलते ही अलका खुशी से, मम्मी जी आप यहाँ? बेटा अब घर चलो, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अनूप और अलका एक दूसरे को देखते हैं। बिना कुछ कहे वो अपना सामान उठाते हैं। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं, घर की दहलीज पर पहुंचते ही, रुको, इस घर में तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर पे। अलका और अनूप कुछ नहीं कहते। बस शालू, बहुत हो गया तुम्हारा। उसी दिन रात को शारदा और मनमोहन जी एक कठिन फैसले पर पहुंचते हैं।
वो अपना सारा सामान उठाते हैं और अनूप और अलका के छोटे से घर में चले जाते हैं। घर छोटा ही था, लेकिन अंदर शांति और अपनापन भरा हुआ था। मनमोहन जी पलंग पर लेट जाते हैं। अलका धीरे धीरे उनके पास आती है। मनमोहन जी को खाना दवाई सब समय पर देती है। मनमोहन कांपते हुए हाथों से दवाई लेने की कोशिश करता है, लेकिन अलका तुरंत उनका हाथ संभाल लेती है और अपने हाथों से उनको हौसला देती है। शारदा दूर खड़ी ये सब देखकर मन ही मन रो पड़ती है और उसके मन को शांति भी मिलती है। अरे वो लोग तो अपना ड्रामा खत्म ही नहीं कर रहे, देखना पूरी ऐश चल रही होगी वहाँ। तुम कैसी बात कर रही हो? पापा बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कौन बीमार? कुछ नहीं हुआ था उनको, सब ड्रामा था, ड्रामा। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बस मेरे एक फैसले की वजह से मेरा पूरा घर टूट गया और तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है? और अभी तुम मेरे पापा के बारे में तुम इतनी बुरी बुरी बातें कर रही हो। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो। उनकी तबीयत से मेरा क्या लेना देना? अनुज चुप हो जाता है। हालांकि अगले दिन पूरा परिवार एक साथ होता है, क्योंकि नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। नेहा घबराई होती है। पास में ही अलका खड़ी होती है, जो कि उसे हौसला दे रही थी। लड़के वाले नेहा की सादगी, संस्कार और व्यवहार को देखकर काफी खुश होते हैं। भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब आपको कोई एतराज ना हो तो रिश्ता पक्का कर ले। जी हाँ, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पलटकर अलका को देखती है। भाभी, अगर आज मुझे संस्कारों की पहचान मिली है तो सिर्फ आपकी वजह से। पास खड़ी शालू चुप रहती है, चेहरे पर जलन होती है। कुछ दिनों बाद नेहा की शादी हो जाती है। विदाई के समय नेहा अलका को गले लगा लेती है। भाभी, मैंने आपसे यह सीखा है कि घर को बनाने के लिए पैसों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और बड़ी भाभी से सिर्फ यही सीखा है कि कभी भी घर को नहीं तोड़ना चाहिए। बस इतना याद रखना, जहाँ जाओ वहाँ सबको अपना समझना। नेहा। अगली सुबह नेहा सबसे पहले उठ जाती है। अरे बहू, इतनी सुबह? माँ जी, घर के काम मेरी जिम्मेदारी है। वो रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। ससुर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। नेहा पानी और दवाई लेकर ससुर के पास जाती है। पापा जी, दवाई का समय हो गया है। बेटी, तूने तो इस घर को स्वर्ग ही बना दिया है। जब से आई है तब से सारा घर तूने बड़े अच्छे से संभाला है। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। दूसरी ओर नेहा की शादी के बाद उसके ससुराल में मिले गहने वो अपने मायके रखवा देती है। मम्मी, इन्हें संभाल कर रख लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले जाऊंगी। शालू को जब ये बात पता चलती है तो उसके मन में फिर से वही जलन और लालच आ जाता है। एक दिन सबकी नजर से बचकर वो सांस की कबर्ड की तरफ जाती है। जैसे ही ताला खोलने वाली होती है तभी शारदा देवी अचानक आ जाती है। क्या बात है शालू, तुम यहाँ कैसे? मम्मी जी, मुझे लगा कि अगर नेहा का कोई सामान रह गया हो तो मैं देख लूं यहाँ। बहू, तुम्हें हमारी चिंता कब से होने लगी? मम्मी जी, अब आप इतने ही ताने देती रहेंगी तो मेरा मन तो खराब होगा ही ना। ठीक है, चल जा रही हूँ मैं यहाँ से। शारदा कुछ काम करके कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाजे के पीछे खड़ी अलका सब देख लेती है। सास के जाने के बाद तुरंत शालू अंदर जाती है। असली गहने निकाल कर अपने पास रख लेती है और उनकी जगह नकली गहने रख देती है। जेठानी जी, मैं आपको इतना बड़ा गलत कदम नहीं उठाने दूंगी। अब आपको आपका सबक समय पर मिल ही जाना चाहिए। उसी शाम नेहा अचानक से मायके आ जाती है। नेहा को देखते ही शालू के चेहरे पे एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत नेहा के ससुराल में फोन कर देती है। आंटी जी, जो आपने गहने नेहा को दिए हैं वो उसने यहाँ रखे थे और अब वो कहीं खो गए हैं। एक बार आप नेहा से पूछ लीजिए, क्या पता उसने वो कहीं गिरवी तो नहीं रख दिए। फोन करते ही शालू मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है। आज नेहा पर चोरी का दाग लगेगा और उसका घर भी टूटेगा। शाम को घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। दरवाजे पर तेज आवाज होती है।
शारदा देवी दरवाजा खोलती है। सामने नेहा के सास, ससुर और पति खड़े होते हैं। सास का चेहरा गुस्से से लाल होता है। नेहा, हमने जो तुझे गहने दिए थे वो अभी लेकर आ। मम्मी जी, आप अचानक गहनों की बातें क्यों कर रही हो? गहने तो मेरे पास ही हैं। हमारे घर में तो नहीं मिले मुझे, कहाँ है? या तूने कहीं चोरी तो नहीं कर लिए, या फिर अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए गिरवी रख दिए हो? ये सुनकर शारदा देवी आगे बढ़ती है। अरे बहन जी, इतना गुस्सा क्यों? नेहा के गहने मेरे पास रखे हैं, वो बोली थी बाद में ले जाएगी। तो क्या हम भरोसे के काबिल नहीं? हमें तो भरोसे के काबिल ही नहीं समझा। अभी दिखाइए गहने कहाँ रखे हैं। शारदा अंदर जाती है, गहने लेकर आती है। वो गहने देखकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। गहने बिल्कुल नकली पीतल के होते हैं। बहन जी, हमने 25 लाख के असली गहने दिए थे अपनी बहू को, ना कि ये पीतल के। हमारे सामने 500 रुपए का पीतल रख दिया। कप्पू, जरा फोन मिला पुलिस को, इस लड़के ने हमारे गहने चोरी करे हैं। नेहा का पति कांपते हुए हाथों से पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस घर आ जाती है। क्या मामला है? सर, इस लड़की ने हमारे 25 लाख के गहने चुरा लिए हैं। पुलिस नेहा के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मुझे नहीं पता ये गहने कहाँ गए। अचानक अलका आगे बढ़ती है। रुकिए सर, नेहा दीदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब शालू दीदी का रचा हुआ खेल है। जिसने अपना घर कभी नहीं संभाला तो सोचा नेहा का घर भी तोड़ दे। अलका, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे पता चल गया है दीदी, आप कितनी नीची हरकत कर सकती हैं। अलका अंदर जाती है और एक कपड़े में छिपाए असली गहने लेकर आती है और नेहा की सास के हाथ में रख देती है। लीजिए आंटी, ये रहे आपके असली गहने। अब इन पुलिस वालों को यहीं से ही वापस भेज दीजिए। नेहा दीदी बिल्कुल बेगुनाह है। नेहा की सास का सिर शर्म से झुक जाता है। बेटा, हमें पहले बात समझनी चाहिए थी। हमने बिना सोचे समझे अपनी बहू पर शक कर लिया। आपने आंटी जी किसी और की बातों में आकर अपनी बहू को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना कच्चा भरोसा आंटी जी रिश्ते तोड़ देता है। अलका शालू की तरफ देखती है। आपको शर्म नहीं आई भाभी? अपनी ननद का ही घर तोड़वाती हो, जहाँ जाती हो वहीं आग लगा देती हो। सर, अगर किसी को पकड़ना है तो आप इन्हें ले जाइए। यह सुनते ही शालू घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो अलका। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी। अब कभी भी घर तोड़ने की बात नहीं करूंगी। मुझे सब समझ आ गया है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। सर, इन्हें छोड़ दीजिए, ये सब मेरा परिवार है। यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, आप जा सकते हैं। देखा, जिसके साथ आपने इतना बुरा किया, आज उसी ने ही आपको बचा लिया। मुझे माफ कर दो ना नेहा, मैं बहुत बुरी हूँ। गलती करना इंसान का स्वभाव है भाभी, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ा सुधार होता है। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन वादा करो अब से किसी का घर तोड़ने का ख्याल आप दिल में नहीं लाओगी। शालू सिर झुकाकर हामी भरती है और जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।